नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से होम बायर्स को लीगल रेमेडीज क्या क्या उपलब्ध हैं भारत में, इसकी चर्चा करने आप लोगों के मध्य आया हुआ हूं। देखिए, होम बायर्स के ग्रीवांसेस को 2016 में भारत सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया और 2016 में ही इन्होंने रेरा एक्ट बनाया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016। यह एक सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट होने के नाते इसको मॉडल के रूप में अपनाया गया, क्योंकि ये जो बिल्डर्स का जो एक्टिविटी स्टेट स्पेशल में होगा उसके लिए स्टेट एक रेगुलेशन करेगा, वह स्टेट का मसला होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा के माध्यम से एक मॉडल एक्ट लेकर के आया। अब मॉडल एक्ट के अंदर उसने एक प्रावधान दिया कि भाई ये प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं और आप जो आपके बिल्डर्स हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बायर्स के लिए क्या क्या हो सकता है, इसकी उन्होंने एक व्यवस्था दी। यह चूंकि स्पेशल एक्ट है, बिल्डर बायर के बीच के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, तो यह एक्ट सबसे प्रभावकारी एक्ट माना गया है। तो आपके लिए जो प्रथम समाधान है कि अगर आपने किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी ली है और वह प्रॉपर्टी रेरा एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, 2016 के बाद वो बन रही है, तो उस केस में जो फर्स्ट बेस्ट रेमेडी है वह रेरा का है। हम लोगों का भी व्यक्तिगत अनुभव यह है कि रेरा में इन दिनों बड़े आसानी से जो एक रिलीफ चाहिए, एक इक्विटेबल रिलीफ चाहिए बायर को, वह मिल रहे हैं। तो आपको अगर बिल्डर्स के किसी माल प्रैक्टिसेस के कारण, किसी डिफिशियंसी के कारण, किसी वादा खिलाफी के कारण अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप निश्चित तौर पे रेरा को अप्रोच करें। वहां एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं, वहां ट्राइब्यूनल होता है, वो आपकी बात सुनेंगे, आपको रिफंड विद इंटरेस्ट और अदर रेमेडीज वहां मिल सकते हैं। आपके अगर किसी अन्य स्टेट में है जहां पे रेरा नहीं है, तो वहां क्या करें? ऐसे भी स्टेट हैं जहां भी रेरा नहीं है, तो उन स्टेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसकी अब चर्चा करते हैं। देखिए, कंज्यूमर कंप्लेन अपने आप में बड़ा ही कॉमन रेमेडी है। रेरा से पहले आप सबके ध्यान में होगा पुराना एक्ट 1986 का था, कंज्यूमर कंप्लेन अपने आप में एफिकेशियस रेमेडी था। एक अच्छी खबर यह है कि ये 2019 में एक नया एक्ट आ गया है। 2019 का यह एक्ट अपने आप में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, यह भी अपने आप में एक अथॉरिटी सेटअप करता है और यह आपको ज्यादा एक्सपीडिशियस और एफिशिएंट रेमेडी की बात करता है। तो अगर आप चाहें, रेरा के अलावा कंज्यूमर कंप्लेन में जा सकते हैं, और कंज्यूमर कंप्लेन में सबको मालूम है कि डिफिशियंसी ऑफ सर्विस और गुड्स को लेकर के कहीं कोई क्वालिटी का इशू होता है, तो आप वहां जा सकते हैं। तो ये केस आपका कंज्यूमर कंप्लेन के एक बन सकता है। आपके केसेस में कंज्यूमर कंप्लेन की जो खासियत है, इसमें खर्चे बड़े कम होते हैं। और जो नया एक्ट आया है, इस नए एक्ट में एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसका टाइम फ्रेम बड़ा मजबूत कर दिया है। ऑनलाइन एडजुडिकेशन का प्रोसेस किया है। ऑनलाइन एडजुडिकेशन के अलावा वहां पे जो रेमेडियल अल्टरनेट रेमेडी की भी व्यवस्था की गई है। जैसे अल्टरनेट रेमेडी से हमारा तात्पर्य है कि वहां पे मेडिएशन और कंसिलिएशन की भी अगर कहीं कोई गुंजाइश होगी, तो अब नए कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंदर में मेडिएशन और कंसिलिएशन से भी सेटलमेंट डिस्प्यूट का किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक अल्टरनेट अच्छा रेमेडी हो गया। अगर आपको कोई ग्रीवांसेस है, तो आपको कंज्यूमर कंप्लेन 2019 एक्ट के प्रावधानों का प्रयोग करके करना चाहिए। तीसरा सबके ध्यान में होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, वो भी 2016 में भी आया था, आईबीसी कोड जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, आईबीसी कोड एक स्तर पे पहले जब लिक्विडेटेड डैमेज का केस आता था तो हम लोग वाइंडिंग अप करते थे, वो हाई कोर्ट के अंदर रेमेडी होता था कंपनीज एक्ट के अंदर में। उसी का सब्स्टिट्यूट है आईबीसी कोड 2016, और इसलिए आप एनसीएलटी में जा सकते हैं। इसमें एनसीएलटी को लेकर के मैं एक थोड़ी सी जानकारी देता चलूं कि बीच में इसमें अमेंडमेंट आए हैं, और अमेंडमेंट में यह कहा गया है कि यह चूंकि प्रोजेक्ट अपने आप में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि मास वर्क के लिए होता है, तो जो कंप्लेनेंट होने चाहिए उनका एक बहुतायत होना चाहिए। बहुतायत वाले ही लोग ही कंप्लेन जा सकते हैं। हालांकि वो अमेंडमेंट आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज है, और अभी पुराने एक्ट के प्रावधान के हिसाब से ही जो एनसीएलटी है वो फंक्शन कर रही है। अमेंडमेंट चूंकि अभी एबियांस में है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के नाते। अब तीसरे रेमेडी की बात करते हैं जो आप कर सकते हैं, कंपटीशन एक्ट। देखिए, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था।
एक नई जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। कंपटीशन एक्ट के अंदर में भी अगर बिल्डर अपने डोमिनेंट पोजीशन को लेकर के आपके साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है, जो एग्रीमेंट अपने डोमिनेंट पोजीशन के कारण मिसयूज होकर के आप उससे परेशान हो जाते हैं, तो आप जाकर के कंपटीशन एक्ट में कह सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ये जाती हुई थी, यह जो एग्रीमेंट है, ये जो करार की बात करते हैं, यह करार अपने आप में वैध नहीं है और इनके खिलाफ जो है सो हमें रेमेडी दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कंपटीशन एक्ट 2002 भी अपने आप में एक एफिकेशियस रेमेडी देता है एक बायर को। अब आर्बिट्रेशन की बात करते हैं। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो प्रावधान आया था उसको लोग एक एफिकेशियस अल्टरनेट रेमेडी के रूप में देखते थे और इसलिए बिल्डर्स अपने एग्रीमेंट के अंदर में प्रायः डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए दो चीजें करते हैं। एक तो आर्बिट्रेशन क्लॉज डालते हैं और दूसरा उनमें एक व्यवस्था दी जाती है कि एक सोल आर्बिट्रेटर जिसको वो नॉमिनेट करेंगे वही आर्बिट्रेशन करेगा और वो आर्बिट्रेशन लोगों पे बाइंडिंग होगा। इस आर्बिट्रेशन में जो एक दिक्कत है जिसको सबको समझने की आवश्यकता है कि प्रायः उसके आर्बिट्रेटर होते हैं और वो दिक्कत करता है। फिर भी अगर आप आर्बिट्रेशन एक्ट में अगर जाएं तो आप कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि यह जो प्रावधान है जिसके अंदर सोल आर्बिट्रेटर एक उनके लोग होंगे, उनमें हमें विश्वास नहीं है। आर्बिट्रेशन एक्ट आपको यह अधिकार देता है कि आप ऐसे आर्बिट्रेटर को चैलेंज करके उसको अलावा कोई सब्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रेटर लेकर के अपना जो विवाद है वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से समझौता करा सकते हैं। यह भी एक इफिकेशियस रेमेडी है, कम खर्चे का रेमेडी है, इसमें कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आर्बिट्रेटर के यहाँ सारा काम होता है। इसमें जो दिक्कत है वह दिक्कत है आर्बिट्रेशन हो जाने के बाद जो बिल्डर्स होते हैं, चूंकि उनका एक स्तर पे डोमिनेंट पोजीशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को उलझाने में लगे रहते हैं और इससे आपको इफिकेशियस रेमेडी का जो इनका पूरा कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन के माध्यम से उसको डिफीट करते हैं। इसलिए इसमें जाने से पहले आपको सोचना चाहिए, ये मेरा सुझाव होगा। सिविल सूट, सिविल सूट भी अपने आप में एक रेमेडी है। सिविल सूट अपने आप में एक रेमेडी है वैसे केसेस में जहां पे आपको लगता है कि हमें इनके खिलाफ कुछ ऐसा कार्रवाई करना है जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी है, इक्विटेबल है और इसका इन्फोर्सेबिलिटी इन पीछे के जो हमने आपको रेमेडियल मेजर्स बताए उससे बाहर निकलना है। सिविल सूट सबको मालूम है कि अपने आप में एक लंबा प्रोसीजर होता है, फिर भी लोग सिविल सूट आज के दिन में जाते हैं और जब जाते हैं तो वहां एक दो चीज समझ लीजिए कि आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर होता है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज होने के नाते सिविल सूट में एक प्रावधान है कि अगर किसी एग्रीमेंट से कोई विवाद उठता है और उस एग्रीमेंट के अंदर में ही आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है तो अगर दूसरा पक्ष इसका विरोध करता है तो मैटर को आर्बिट्रेशन में भेज दिया जाएगा। तो सिविल सूट अपने आप में जो रेमेडी है वह लास्ट रेमेडी के रूप में एक बायर को अडॉप्ट करना चाहिए जब विशेष परिस्थिति में उसको लगे कि यही एक एफिकेशियस और मोस्ट प्रेफर्ड रेमेडी हो सकता है आपके स्पेशल केस के कारण। अब अगले रेमेडी की ओर बढ़ते, देखिए क्रिमिनल कंप्लेन को समझते हैं। क्रिमिनल कंप्लेन मोस्ट एफिकेशियस रेमेडी है। मोस्ट एफिकेशियस इसलिए है कि इसके अंदर में आप बिल्डर के खिलाफ अगर आपके पास पुख्ता सबूत होता है, ऐसे साक्ष्य होते हैं, ऐसे दस्तावेज आपके पास होते हैं, ऐसे तथ्य होते हैं जिसके आधार पर यह कह सकते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्रिमिनलिटी की है, तो उन क्रिमिनलिटी जैसे कोई फंड्स का एम्बेजलमेंट हुआ, मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, फोर्जिंग ऑफ कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, बहुत बार डबल अलॉटमेंट का केस आता है, बहुत केस आती है कि भाई इन्होंने बताया कुछ और दिया कुछ और, तो पूरा पूरा फ्रॉड होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर में जहां क्रिमिनलिटी बड़ा प्रिंट ऑन द फेस ऑफ इट होता है तो आपको क्रिमिनल कंप्लेन करना चाहिए। एक योग्य अधिवक्ता को से मदद लेकर के आपको क्रिमिनल कंप्लेन करना चाहिए। क्रिमिनल कंप्लेन की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूं कि क्रिमिनल कंप्लेन जब आप करेंगे तो आपकी रेमेडी प्रायः इफिकेशियस हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट होने के नाते इन लोगों को एक हरासमेंट का डर होता रहता है, इन लोगों को बदनाम होने का डर रहता है और इसलिए ये रेमेडी एक इफिकेशियस रेमेडी बायर के लिए होता है। तो हमने अभी क्या समझा? हमने अभी समझा कि मल्टीपल रेमेडीज अवेलेबल है। अब मल्टीपल रेमेडीज में हमें कौन सा रेमेडी लेना है ये हमें तय करना है। एक बात, चूंकि ये चर्चा में बायर्स के लिए कर रहा हूं तो लेटेस्ट एक जजमेंट है उसकी भी चर्चा साथ के साथ चलता कर दूं। अभी एक मैटर में एनक्लैट ने बड़ी स्पष्टता के साथ यह बात रखी है कि भाई रेरा के पास से जो डिग्री आई है उस डिग्री के इन्फोर्समेंट के लिए आप एनसीएलटी नहीं जा सकते हैं।
यह अंसल ब्रदर्स का केस था। नीचे एनसीएलटी ने अंसल ब्रदर्स के खिलाफ इसके आधार पे आरपी नियुक्त कर दिया था कि एक रेरा के डिग्री का यहाँ पे इन्फोर्समेंट ये ऑनर नहीं कर पाए थे, और तो इनको कहना था कि ये जो है सो अपने आप में फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, और फाइनेंशियल क्रेडिटर होने के नाते इनको रेमेडी है आईबीसी कोड के अंदर में भी। लेकिन उस जजमेंट को अपीलेट अथॉरिटी ने, एनक्लैट ने खारिज कर दिया और कहा कि यह अपने आप में जो डिग्री है वह यहाँ पे लाई नहीं करता है। उससे एक जो आईबीसी के अंदर जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की बात है वो इस पे इनिशिएट नहीं की जा सकती है। तो अभी तक आपको हमने कुल 7 रेमेडीज बताए हैं, 7। तो पहला रेमेडी था कंप्लेन बिफोर रेरा हमने बताया, दूसरा कंज्यूमर कंप्लेन बताया, तीसरा हमने आपको इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर आप रेमेडी बताई, चौथी बात हमने आपको कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बताया कि आप जा सकते हैं। जो पांचवी बात कही आपको वो हमने कहा कि आर्बिट्रेशन का एक प्रोसीडिंग्स है जिसको आप आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं गिवन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैटर। सिविल सूट की बात बताई आपको छठे में। सातवें में आपसे हमने बताया कि क्रिमिनल कंप्लेन आप कर सकते हैं। तो इन 7 रेमेडीज में से कौन सा आपको चुनना चाहिए, फैक्ट्स बताएगा आपके केस का, आपके मसले का क्या मसला है, उसके क्या रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, उसके सपोर्ट में आपके पास क्या दस्तावेज हैं, वह यह तय करेगा कि इस 7 में से क्या किसी एक में आपको जाना चाहिए, 2 में जाना चाहिए या 3 में जाना चाहिए। यहां एक बात मैं बताता चलूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ा स्पष्टता के साथ कहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो रिलीफ है और रेरा के अंदर जो रिलीफ है वो कंकरेंट है, आप एक साथ दोनों जगह जा सकते हैं। और यह भी स्पष्ट करता चलूं कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों ही रेमेडी कंकरेंट होते हैं, पैरेलल एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। जैसे किसी ने मान लो किसी का फ्रॉड कर लिया पैसा का, आपकी शिकायत यह है कि बिल्डर ने आपसे कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट्स ले लिए और आपका पैसा गलत ढंग से उसके पास पहुंच गया, तो आपको क्या करने हैं इसमें, तो एक तो उसको उसके क्रिमिनलिटी के लिए उसके खिलाफ कंप्लेन करने हैं और दूसरा क्या करना है, उसे पैसे भी रिकवर करने हैं। तो क्रिमिनलिटी के लिए जो कंप्लेन करेंगे वह क्रिमिनल रेमेडी हो गया और पैसे जो रिकवर करेंगे वो सिविल रेमेडी हो गया। उस सिविल रेमेडी में कौन सा सिविल रेमेडी आपको अडॉप्ट करना है ये आपके केस का फैक्ट्स तय करेगा। बहुत बार इन सब चीजों के लिए जो फोरम सिलेक्शन की बात आती है कि मुझे कौन सा फोरम के पास जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट रेमेडी मेरे पास है, तो इसमें एक्सपर्ट की राय ले लेने से आदमी को बड़ी आसानी हो जाती है। मेरा मानना है कि यह वीडियो उन सभी बायर्स को एक राहत देगा जो अभी तक यह नहीं स्पष्ट हो पाए होंगे कि हमारे पास इतने सारे रेमेडीज हैं। तो आपके पास 7 रेमेडीज हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझें, अपने हक की लड़ाई लड़ें और आप लोगों को हक मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसको सुने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।